वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज मैं आपको जो लास्ट क्लास था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस एंड देयर यूनिट्स, जो मैंने कुछ नेम लिखा हुआ था उसमें मैंने कंपाइल किया था। आज मैं एक एक करके सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिस्कस करूँगा। जैसे देखिए, पहला जो है वो क्या है, मोलैरिटी है, जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब मोलैरिटी का कभी कभी डेफिनेशन पूछता है, तो डेफिनेशन तो ठीक है, आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। लेकिन ये जो मोलैरिटी का हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूला से भी आप चाहेंगे तो डेफिनेशन को डिराइव कर सकते हैं। ये देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब देखिए इस फॉर्मूला से डेफिनेशन कैसे क्रिएट होगा, तो आप बोल सकते हैं कि मोलैरिटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बताइए डेफिनेशन ये हो गया। तो आइदर आप डेफिनेशन जो मैंने पहले दिया वो भी लिख सकते हैं, या फिर फॉर्मूला से डेफिनेशन डिराइव कर लीजिए। ठीक है। उसी तरह से देखिए ये क्या है, मोलैलिटी, जिसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैरिटी के केस में आप लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो रहता ही है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिए। लेकिन मोलैलिटी के केस में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो न्यूमरेटर में रहेगा ही, लेकिन डिनोमिनेटर में हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, है ना। तो इस तरह से ये मोलैरिटी हो गया, ये मोलैलिटी हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ पर मोलैरिटी और मोलैलिटी पर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। जैसे आपसे पूछ दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोलर सॉल्यूशन। अब देखिए मोलैरिटी से 1 मोलर सॉल्यूशन आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब वहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या लेना होगा, 1 ले लेना होगा, है ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी 1 लीटर लेना होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट डू मीन बाय 2 मोलर सॉल्यूशन, तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स को केवल हम लोग चेंज कर देंगे, यानी 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो 2 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह से आप 3 मोलर सॉल्यूशन के लिए 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ले लीजिए। कहने का मतलब मोलर सॉल्यूशन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए फ्रैक्शन में पूछ रहा है 2.5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, तो वही आंसर होगा। देखिए 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप कई मोलर्स लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरह से मोलैलिटी के लिए आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोलर सॉल्यूशन, तो वहां पर आप आंसर क्या देंगे, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इज इट। तो उसी तरह से मान लीजिए आपसे पूछ दे व्हाट डू मीन बाय 2 मोलर सॉल्यूशन, तो 2 मोलर सॉल्यूशन के लिए आप क्या लेंगे बताइए, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बताइए 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट डिनोमिनेटर में आप रखे रहिए, केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज करते रहिए, मोलैलिटी आपका चेंज अकॉर्डिंगली होते रहेगा। तो इस तरह से आप मोलैरिटी और मोलैलिटी ले लिए। अब कहता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 12 बोर्ड के लिए, और वो होता है कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी व्हिच वन इज बेटर यूनिट टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो वहां पर आपका आंसर जो है मोलैलिटी होता है। कौन सा आंसर होगा, मोलैलिटी इज बेटर यूनिट टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्यों भाई, क्योंकि मोलैलिटी जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर से वैरी नहीं करता है। क्यों,
क्योंकि देखिए वहां पर हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास जो होता है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन मोलैरिटी के केस में आप देखिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं, और वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इसीलिए मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, लेकिन मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो इसीलिए बेटर यूनिट कौन सा होगा, मोलैलिटी होगा। तो मोलैलिटी इज बेटर यूनिट फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन कंपैरिजन टू मोलैरिटी। चलिए अब आते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन में। अब देखिए यहाँ भी मोल फ्रैक्शन में हमको नंबर ऑफ मोल्स पर ही विचार करना होगा। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, अब देखिए सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, या फिर यूं कहिए कि सॉल्यूशन जो है का दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो उसका जो फ्रैक्शन होगा वो किस टर्म में होगा, सॉल्यूट के टर्म में होगा और सॉल्वेंट के टर्म में होगा। तो हम लोग यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट के लिए देखिए डेफिनेशन है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला को आप क्या कर देते हैं, डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ number of moles of the component of the solution to the total number of moles of components present in the solution। तो उसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पर x1 ले लेते हैं, है ना, सॉल्यूट के लिए x1 ले लेते हैं और सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन को हम लोग x2 से डिनोट करते हैं। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाता है, n1 बाई n1 प्लस n2, और यहाँ पर x2 इक्वल टू क्या हो जाता है, n2 बाई n1 प्लस n2। तो अब अगर हम x1 और x2 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देखेंगे कि n1 बाई n1 प्लस n2 प्लस n2 बाई n1 प्लस n2 दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, यानी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो ऑलवेज 1 होगा। तो अब अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मिल जाए आपको, x1 मिल गया, तो हम लोग x2 आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए x2 दिया हुआ है तो x1 निकाल लेंगे, कैसे, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करके हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका कि x1 इज इक्वल टू किसके लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, n1 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, x2 फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और n2 जो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो इस तरह से आपका मोल फ्रैक्शन भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके लिए भी सब न्यूमेरिकल्स होगा, हम ऐसा एक न्यूमेरिकल लेंगे इसको बतलाने के बाद कि उस पर ये सारे टर्म्स जो है एक साथ यूज हो जाएंगे। तो अब आते हैं हम लोग परसेंटेज। परसेंटेज आप जानते हैं आउट ऑफ 100 में जो कुछ भी करते हैं वो परसेंटेज होता है। तो बोलिए परसेंटेज में हम लोग कितने पार्ट्स में लेते हैं, 3 पार्ट्स में। पहला मास परसेंट, तो मास परसेंट के लिए क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। उसी तरह से वॉल्यूम परसेंट लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और दूसरा मिक्स्ड होता है, मतलब मास और वॉल्यूम एक साथ होता है। तो देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो वहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट हमको मास में लेना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरह से ये जो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम लोग 3 टाइप्स से जो है 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो कौन कौन फॉर्म हो गया, पहला हो गया मास परसेंट, जिसका दूसरा नाम होता है परसेंटेज बाय मास, एक ही चीज है, तो वो हो गया मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। उसी तरह से वॉल्यूम परसेंट या परसेंटेज बाय वॉल्यूम
या फिर परसेंटेज क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो या परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये आप बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका ये तीनों फॉर्मूला आ गया। अब जो है पार्ट्स पर मिलियन, ये जरा देखिए पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। कहता है कि व्हेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन, देन concentration of solution is measured in parts per million। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि why do we express concentration of solution in parts per million, what is the case over there, मतलब वहाँ किस केस में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर इज क्वाइट क्लियर, आप बतला सकते हैं कि when the amount of solute is very less in amount of solution or amount of solvent और in large amount of solvent, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, concentration of solution is generally expressed in ppm, parts per million। तो देखिए यहां भी पार्ट्स पर मिलियन जो है 3 फॉर्म्स में होगा। जैसे परसेंटेज में क्या था, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट, उसी तरह से पार्ट्स पर मिलियन में भी क्या होगा, मास पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम पार्ट्स पर मिलियन और फिर होगा मास बाय वॉल्यूम पार्ट्स पर मिलियन। तो मास पार्ट्स पर मिलियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। आप जानते हैं कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है। तो 10 लाख को हम लोग 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। और उसी तरह से देखिए ये भी हम लोग वॉल्यूम पीपीएम अगर बोलेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 होगा। और फिर मास पर वॉल्यूम पीपीएम अगर हम लोग करें, है ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो इस तरह से जितने भी हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए सॉल्यूशन के लिए, उसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं और इस पर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स जो होता है वो बनता है। और वो न्यूमेरिकल्स हम आपको जब बतला देंगे तब उसमें 2-3 टर्म और आएगा जो हम आपको बताएंगे। जैसे वर्ड फॉर्मेलिटी आएगा, नॉर्मेलिटी आएगा, मास फ्रैक्शन होगा, वो क्या होगा वो हम आपको बाद में जानकारी देते हैं। तब तक एक क्वेश्चन हम लोग इस पर कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर जो है एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या होगा कि सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी जो हम आपको देंगे उसमें सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक साथ यूज हो जाएगा। फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको टेक्निक देंगे जो कितना आसानी से ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर जो है न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पर, इस क्वेश्चन को आप जरा देखिए, लिखिए an aqueous solution, an aqueous solution of sodium carbonate, sodium carbonate, सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला हम यहाँ पर दे देते हैं Na2CO3 is 20% by mass, 20% by mass with density यहाँ पर आप लिख दीजिए 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कैलकुलेट, अब यहाँ देखिए ए में मोलैरिटी
बी में मोलैलिटी, सी में देखिए मोल फ्रैक्शन और डी में दीजिए पार्ट्स पर मिलियन ppm। क्योंकि यह ऑलरेडी परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो आप जो है ये बाकी जो चार आपका दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप निकाल लीजिए। कौन कौन? मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन। अब इसके लिए हमारे पास में देखिए जो भी हमने अभी अभी फॉर्मूला दिया उसको यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे? तो यहाँ देखिए मीनिंग ऑफ 20% aqueous solution of Na2CO3 by mass। ठीक है, कहता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, मास ऑफ Na2CO3 जो सॉल्यूट का काम कर रहा है, नहीं हो तो यहाँ पर सॉल्यूट लिख लीजिए। बिगनिंग में थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव आंसर हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मास ऑफ Na2CO3 सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 ग्राम, है ना। और मास ऑफ, बोलिए यहाँ पर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, Na2CO3 सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम हो जाएगा। तो जब भी आपको 20% है तो इसका मतलब सिंपली क्या हो गया कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। अब जरा यहाँ देखिए मास ऑफ, अगर हम सॉल्वेंट ले लें तो सॉल्वेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, जो यहाँ सॉल्वेंट का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम। देखिए ये हो गया। और जो डेंसिटी दिया हुआ है वो भी कहीं पर लिख लीजिए, तो यहीं लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है आपका 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना तो हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन से। अब आप जो है इसमें मोलैरिटी चाहे तो निकाल सकते हैं। मोलैरिटी के लिए बताइए क्या होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला जो अभी अभी हमने आपको दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताइए 20 ग्राम सॉल्यूट में नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, ये तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपसे। मास बाय मोलर मास से आप निकाल लेंगे। तो 20 बाय सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ लिख लीजिए क्या होगा, 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू देखिए 16 हो जाएगा, है ना। और होल डिवाइडेड बाई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं है, क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है। तो मास बाय डेंसिटी से आपको क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा वॉल्यूम। तो हो जाएगा आपका मास बताइए कितना है सॉल्यूशन का, 100 ग्राम, और डेंसिटी कितना है 1.5। तो इतना जो हो गया आपका वॉल्यूम हो गया। लेकिन वो वॉल्यूम किस में हो गया बताइए, क्यूबिक सेंटीमीटर में हो गया, मतलब मिलीलीटर में हो गया। आपको तो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोग यहाँ पर नीचे में इंटू 1000 कर देंगे, तो वो जो है लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब बताइए इसको आप ये नहीं लिख सकते हैं 20 बाय, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 106 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 100 बाय बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 हो जाएगा। अब इसी को आप जो है
इस तरह से लिख सकते हैं 106 इंटू 1500 अपॉन 100 और इसको कैंसिल करके इतना जो है आपका कैपिटल एम मोलैरिटी हो जाएगा, जो मोल पर लीटर में इसको आप लिखते हैं। मोल पर लीटर को ही मोलैरिटी बोलते हैं। तो देखिए मोलैरिटी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, उससे हम लोग क्या क्या निकाल लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तरीके मास बाय गिवन मास बाय मोलर मास करते हैं। तो गिवन मास देखिए यहाँ 20 ग्राम हो गया, और मोलर मास जो हम लोग सोडियम कार्बोनेट का निकालते हैं तो वो इस तरह से कई बार आप पहले भी निकाल चुके हैं। अभी मैं इसलिए पहली बार इस तरह से आपके लिए लिख देता हूँ कि ये कम से कम आपको याद हो जाए, है ना। तो इस तरह से मोलर मास निकाल लेंगे। और देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन इसको तो लीटर में आपको कन्वर्ट करना है, इसीलिए 1000 से हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। तो फाइनली ये आपको आंसर जो है मोलैरिटी में आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा जो आपका है ये किस में है बतलाइए, मोलैलिटी है। और मोलैलिटी के लिए कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स तो वही रह जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 20/106। और दूसरा क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और देखिए कितना मास है 80 ग्राम है। तो इसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ मोल्स की तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स तो सॉल्यूट के लिए चाहिए जो आपने कर लिया। यहाँ क्या चाहिए आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए। तो 80 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा ये, 20/106 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा। फिर इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और ये स्मॉल m दे दीजिए, ये मोल पर केजी हो जाता है, ठीक है, मोलैलिटी। तो इस तरह से आपका मोलैलिटी निकल गया। अब सी में देखिए, सी में कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है आपका, Na2CO3 है। Na2CO3 क्या है, सॉल्यूट है। तो उसका मोल फ्रैक्शन के लिए Na2CO3 का नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए जो सामने में दिखता है 20/106 होल डिवाइडेड बाय 20/106 और प्लस क्या हो जाएगा बताइए। ये सॉल्वेंट कितना है आपका 80 ग्राम है, इसका नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर। तो 80 बाई इसका वाटर का मोलर मास 18 होता है। तो इतना आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये अगर कैलकुलेट करके इसको हम ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन में स्मॉल x ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जब आप लेंगे जो वाटर होता है तो वो तो बिना कैलकुलेट किए हुए, है ना, बिना ये वैल्यूज पुट करते हुए आप सीधे 1 - x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हमने फॉर्मूला दिया हुआ है x1 + x2 = 1। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मालूम हो गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1 से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मोल फ्रैक्शन भी मालूम हो गया। अब पार्ट्स पर मिलियन की बात है तो ये तो बहुत आसान है। देखिए पार्ट्स पर मिलियन में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ कर दीजिए। तो बताइए पीपीएम में हम लोग मास पीपीएम ले लेते हैं मास के टर्म में, तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट 20 है बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, इनटू क्या हो जाएगा 10⁶।
तो इतना ppm हो जाएगा मास के टर्म में। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ppm निकालने में। जब आप इतना काम कर लेंगे, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाल लेंगे, तो ppm के लिए तो समझ लीजिए कुछ बचता ही नहीं है, और आराम से आप ppm का भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, एक ही क्वेश्चन से आपका क्या क्या मालूम हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, पार्ट्स पर मिलियन हो गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए और हमको कमेंट सेक्शन में भेजिए कि सर हमने जो है ये कंफर्टेबली किया, या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप मैसेज कीजिए, है ना। कमेंट सेक्शन में जो भी लिखेंगे, और फिर मैं क्या करूँगा कि इसका जो एक कंप्लीट नोट्स होता है, जो हैंडआउट्स होता है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, जहाँ पर आपको सारा डिटेल में भी सब कुछ मिल जाएगा। डेफिनेशन भी सबका अलग अलग मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लेकिन ये भी आपका कम नहीं है, इसको जो है पूरी तरह से जितना भी मैंने आपको बताया है, एक एक करके जो है उसको 2 बार 3 बार हमारा वीडियो देखिए, और सब जो है आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ओके, तो फिर आज के लिए हम यहीं तक इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आगे आपको, है ना, वो सॉल्युबिलिटी या हेनरीज लॉ बहुत कुछ है, उसमें हम आपसे बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।